हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं और टॉपिक है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक आपने स्टडी किया था कि मीन और एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में मैं आपको दोबारा से मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जैसे अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है और डायरेक्ट करंट क्या होता है, ताकि आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है अल्टरनेटिंग करंट की, तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि जो अल्टरनेटिंग जो करंट होता है उस केस में जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव जो पोलैरिटी होती है वो फिक्स नहीं होती है, वो चेंज होती रहती है। तो आपने देखा है कि जब भी आपने अल्टरनेटिंग करंट को आपने ड्रॉ करना है तो हमारे पास ऐसे करके आपने यहाँ से आपका जैसे आपने कोई साइन वेव ही आपने ड्रॉ करनी है तो आपको पता है यूं करके, और ये जैसे ये इसका हाफ साइकिल होगा यहाँ पर, दिस t/2 दिस इज योर हाफ साइकिल, हाफ टाइम पीरियड यहाँ पर कवर हो रहा है, और इसके आगे अगेन हाफ, तो ये कंप्लीट साइकिल यहाँ पर आप बता रहे हो। जैसे ये टाइम है और ये करंट आई है, तो ये जो वैल्यू रहेगी यहाँ पर, ये वैल्यू रहेगी पीक वैल्यू ऑफ करंट, जिसको आप I0 से रिप्रेजेंट करते हैं। I0 होता है पीक वैल्यू किसकी, करंट की। तो स्टूडेंट्स, आपको पता ही है जैसे अगर आपने करंट की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है कि देखो ग्राफ में आपने कैसे आपने नोट करनी है। तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपके पास कोई सर्किट है तो उसमें जो करंट जो फ्लो करेगा तो आपने बताना है, जैसे ये 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, 8 एम्पियर, 10, 12 ऐसे करके चलेगा ना वैल्यू, ठीक है, 14, 16, अगेन यहाँ पर 0, फिर यहाँ से नेगेटिव, -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14, -16, अगेन यहाँ पर 0, फिर उसके आगे दोबारा से पॉजिटिव पोलैरिटी, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लो ऑफ मोशन है इलेक्ट्रॉन का वो इस डायरेक्शन में, इस वाले साइकिल में ये डायरेक्शन रहेगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो इस वाले में इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये पोलैरिटी कैसी रहेगी, पॉजिटिव, तो ये नेक्स्ट नेगेटिव, पोलैरिटी फिक्स नहीं है, चेंज हो रही है, टाइम टू टाइम क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अल्टरनेटिंग करंट आपको पता ही है कि इसकी फ्रीक्वेंसी भी होती है, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है एसी की, फ्रीक्वेंसी आपको मैंने बता दिया था कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इन इंडिया में जो हम फ्रीक्वेंसी वो यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू ये है 50 हर्ट्ज, ठीक है। जैसे अब अदर कंट्रीज़ की भी बात की थी हमने, तो यूएसए में कितनी फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं वो लोग, वो करते हैं 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लेते हैं। तो आपको पता ही है, ठीक है, जो करंट जनरेटर और टरबाइन की हेल्प से प्रोड्यूस होता है वो एसी करंट ही है, और जो हम अपने घरों में यूज़ कर रहे हैं जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं, फैन है, बल्ब है, एसी मोटर्स हैं, ये सारे के सारे किसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, एसी करंट के ऊपर ही ये डिपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए एसी के बारे में, ठीक है। आपने बता देना है कि पोलैरिटी क्या होगी, फिक्स नहीं होगी, वो टाइम टू टाइम क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। और अगर डायरेक्ट करंट की बात करते हैं तो डायरेक्ट करंट आपको पता ही है कि ये यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में क्या होता है, फ्लो करे। अगर करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, तो जब एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो आपने बताना है कि डायरेक्ट करंट में फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, 0 रहेगी, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगी, और यहाँ पर जो पोलैरिटी होगी वो फिक्स रहेगी। अगर पॉजिटिव पोलैरिटी है तो पॉजिटिव ही रहेगी, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगी। यहाँ पर डायग्राम बताया है तो ये पॉजिटिव पोलैरिटी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर पोलैरिटी फिक्स, यहाँ पर पोलैरिटी क्या है, फिक्स है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी, यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगी, अगर आपने बताना है। तो डीसी जो पावर है उसको आप स्टोर कर सकते हो बैटरी की हेल्प से, ठीक है, कि आपने उसको बाद में आपने उसको यूज़ करना है। तो जो भी एपरेटस हमारे बैटरी के ऊपर रन करें तो वो आपने बताना है कि कौन कौन से ऐसे एपरेटस हैं आप अपने घरों में देखते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में भी आप पहले क्या करते हो,
उसको उसकी चार्जिंग करते हो और फिर उसको बाद में यूज़ करने के लिए आप उसी डीसी करंट का आप क्या करते हो, यूज़ करते हो। उसी के हेल्प से आप क्या करते हो, फिर मोबाइल फ़ोन को रन करते हो। लैपटॉप देख लो, लैपटॉप एक और एग्जांपल है। एलईडी स्ट्रिप्स, फ्लैट स्क्रीन टीवी, उसमें भी आप क्या करते हो, एसी को डीसी में कन्वर्ट आप कर रहे हो, क्योंकि जो अडेप्टर है जो वो तो आपने एसी अडेप्टर लिया है, उसी की हेल्प से ही आप क्या कर रहे हो, बैटरी को चार्ज कर रहे हो। और फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हो, अगर आपने बाद में उस चीज़ का यूज़ करना है तो आपने क्या कर दिया, चार्ज को क्या कर दिया है, स्टोर कर दिया है। तो फिर आप उसके बाद उस मोबाइल फ़ोन का आप क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप का यूज़ कर रहे हो। तो ये आपके पास डेली यूज़ के कई एग्जाम्पल हैं जहाँ पर हम डायरेक्ट करंट का क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हो। मतलब अगर आपने जो डीसी पावर है उसको आप क्या कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ बैटरी आप स्टोर कर रहे हो, क्योंकि आपने उसका बाद में क्या करना है, यूज़ करना है। जबकि एसी के केस में हम ऐसा नहीं कर सकते हो कि हमने उसको लॉन्गर टाइम के लिए क्या करना है, स्टोर करना है, नहीं कर सकते हो आप। अगर आपने शॉर्ट टर्म स्टोरेज भी करनी है तो वहाँ पर भी हमें कैपेसिटर का यूज़ करना पड़ता है। तो ये आपको एग्जांपल्स थोड़ा सा आपको मैंने ऐसे ही रिवाइज करने के लिए कि ताकि आपको एसी और डीसी में दोबारा से कन्फ्यूजन ना हो कि एसी अल्टरनेटिंग करंट जहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो टाइम टू टाइम क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, यहाँ पर चाहे जो वोल्टेज है और करंट है वो दोनों चीज़ें क्या कर रही हैं, वेरी कर रही हैं, चेंज हो रही है टाइम टू टाइम। ठीक है, तो आपने बताना है कि पोलैरिटी यहाँ पर फिक्स नहीं होगी। अगर मैंने फॉर एग्जांपल के लिए मैं करंट की वैल्यू को ही मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ये 2 एम्पियर, ये 4 एम्पियर, यहाँ 6, यहाँ 8, 10, 12, अगेन 16, यहाँ पर 0, फिर माइनस में चल पड़ेगा, -2, -4, -6, -8, -10, फिर यूं करके -12, -14, -16, फिर अगेन, फिर आगे दोबारा से पोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए एसी और डीसी के बारे में। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगी अल्टरनेटिंग करंट की। अब स्टूडेंट्स जो हमारे घरों में जो वोल्टेज जो आता है वो एक्चुअल में आरएमएस ही होता है। ठीक है, कितनी वोल्टेज आती है, 220 वोल्टेज जो, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको मैंने बता दिया है 50 हर्ट्ज एंड वोल्टेज 220 वोल्टेज। तो जो हमारे घरों में जो आने वाला जो वोल्टेज है वो आरएमएस ही होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये आरएमएस कौन सा करंट होता है। अल्टरनेटिंग करंट के बारे में आपने डिस्कस किया है, अब आपको अल्टरनेटिंग करंट के बारे में आपको पता ही है। अब देखो स्टूडेंट्स, जो अल्टरनेटिंग जो करंट होता है तो उसमें जो वैल्यू होगी वो आपको पता है पोलैरिटी फिक्स नहीं होगी, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, 0, ये यहाँ पर हाफ साइकिल और ये कंप्लीट साइकिल विद टाइम। तो ये यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी करंट की, I0, दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट। अब हमने क्या बताना है यहाँ पर, आपको पता ही है कि अल्टरनेटिंग करंट में जो पोलैरिटी है वो फिक्स नहीं है, टाइम टू टाइम वोल्टेज और करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जो रूट मीन स्क्वायर की जो वैल्यू है अल्टरनेटिंग करंट की, उसमें आपने बताना है, आपने क्या करना है कि एक क्या लेना है, एक कंडक्टर लेना है। उस कंडक्टर को हमने क्या करना है, उस कंडक्टर को आपने एसी करंट सप्लाई करना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर को हमने एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर करंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा जब आपने इसको एसी सोर्स से यहाँ पर कनेक्ट किया है। जब एसी सोर्स से हमने इसको कनेक्ट किया है इस कंडक्टर को, तो जैसे ही इसमें करंट इंक्रीज होगा तो धीरे धीरे जो यहाँ पर कैसी वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो, एसी, तो ये यहाँ पर हीट जनरेट हो जाएगी। कुछ टाइम के बाद यहाँ पर क्या होगी, हीट जनरेट हो जाएगी। लेकिन जो टाइम पीरियड है वो कंप्लीट साइकिल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, कंप्लीट साइकिल T। तो जैसे ही आपने क्या किया, एक कंडक्टर लिया, उस कंडक्टर में रेजिस्टेंस R भी है,
तो जैसे ही इसमें जब करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पर हीट क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। और आपने कौन सा करंट यहाँ पर सप्लाई किया है, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट जब हमने इसको अल्टरनेटिंग करंट की हेल्प से आपने क्या किया, यहाँ पर कनेक्ट किया इस कंडक्टर को, तो कंडक्टर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी है, तो यहाँ पर हीट क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। लेकिन फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि अब सेम कंडक्टर, इसी कंडक्टर को मैंने लिया, और जब मैंने इसी कंडक्टर को लिया तो अब मैंने इसको डीसी सप्लाई करना है। एक बैटरी की हेल्प से आपने इसको कनेक्ट करना है। तो जैसे ही आप इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो अगेन यहाँ पर करंट जब यहाँ पर फ्लो करेगा तो आपने तब तक इसमें करंट फ्लो करवाना है। करंट हो सकता है 1 एम्पियर 2 एम्पियर, आपने तब तक उसमें करंट की वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ाना है जब तक इसमें जो हीट है, जितनी हीट एसी के केस में यहाँ पर जनरेट हुई है उतनी ही हीट किसके केस में भी आपने जनरेट करवानी है, डीसी के केस में। डीसी के केस में जब दोनों की हीट क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, जब हीट जो अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई करने पर जो मिली और उसकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए हीट जब डीसी करंट आप सप्लाई कर रहे हो, जब दोनों हीट की जो वैल्यू है सेम होगी, जो भी हीट के जो यूनिट आपको पता है जो भी रहते हैं कुछ वैल्यू रहेगी, तो उस केस में जब ये दोनों के केस में जब हीट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो डीसी के केस में जिस करंट पर ये हीट एसी के बराबर आई उस करंट को हम बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी बिल्कुल इजी है स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, क्योंकि आपको पता है कि अल्टरनेटिंग के केस में तो क्या होगा, वोल्टेज बढ़ेगा घटेगा, कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो पोलैरिटी क्या है यहाँ पर फिक्स नहीं है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, और कंप्लीट साइकिल की हम बात कर रहे हैं 0 to t। लेकिन डीसी के केस में ऐसा नहीं होगा। डीसी के केस में आपको पता ही है कि पोलैरिटी क्या रहती है, फिक्स रहती है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सेम ही वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो। आपने क्या करना है कि जितनी हीट एसी के केस में जनरेट हो रही है फुल साइकिल में उतनी ही हीट डीसी के केस में भी क्या करनी है, जनरेट करनी है। और देखेंगे जी कि जब हीट एसी और डीसी, हीट ड्यू टू एसी और इज इक्वल टू हीट ड्यू टू डीसी अगर इक्वल हो जाती है तो जिस करंट पर जो हीट डायरेक्ट करंट की इक्वल हो रही है अल्टरनेटिंग करंट के बराबर, तो वो करंट होगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो रूट मीन स्क्वायर, तो आपको पता ही है कि जो अल्टरनेटिंग जो करंट है उसकी जो वैल्यू होगी वो आपने बता देना है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये आपको पता है अल्टरनेटिंग करंट की जो वैल्यू है जब किसी कंडक्टर में से फ्लो करेगा तो कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस है वो R है और कुछ ना कुछ क्या होगा, टाइम पीरियड भी होगा। तो आपको पता ही है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट अगर प्रोड्यूस हो रही है कंडक्टर में तो उसकी जो वैल्यू होगी हीट, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट के लिए आपने ये देना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट लिख देंगे आप आई स्क्वायर आर डी टी, और आई की जगह आपने वैल्यू पुट कर देनी है आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी और आर डी टी। तो ये आपके पास आ जाएगा स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और आर डी टी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी एच इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और डी टी। तो ये आपने बता देना है। अब हमने बता दिया कि एसी के केस में जो हीट प्रोड्यूस होगी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करेगा, कंप्लीट साइकिल की हम बात कर रहे हैं 0 to t, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0 to t इज इक्वल टू कंप्लीट साइकिल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 0 to t।
कंप्लीट साइकिल। तो हमने इसको वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 to t I नॉट स्क्वायर r साइन स्क्वायर ओमेगा टी और dt। जो कांस्टेंट जो वैल्यूज होंगी वो बाहर आ जाएंगी कांस्टेंट यहाँ पर, जैसे I नॉट स्क्वायर r और 0 to t इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी और dt। और जब आगे आपको पता ही है, जब ये वैल्यू आपके पास आ गई है तो इंटीग्रेशन का आपको फार्मूलेज आपको पता है। और यहाँ पर जो साइन स्क्वायर जो थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा वी नो दैट, तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि जो फार्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब हमें पता है कि थीटा की वैल्यू क्या है, पुट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी आप पुट करोगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर हमने वैल्यू फिर पुट कर देनी है I नॉट स्क्वायर r और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ तक हमने किया, फिर 2 को हमने बाहर ले लेना है, I नॉट स्क्वायर r डिवाइड बाय 2, इसको हमने बाहर ले लिया और 0 to t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी और dt। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है 0 to t 1 dt, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है माइनस 0 to t कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी और dt। और उसके बाद आपने यहाँ तक करने के बाद आपने I नॉट स्क्वायर r डिवाइडेड बाय 2, जब इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर 1 की तो आपको पता है t है 0 to t माइनस कॉस की साइन 2 ओमेगा टी और t का जो फंक्शन है 2 ओमेगा वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और 0 to t। अब आपके पास आ जाएगा I नॉट स्क्वायर r डिवाइडेड बाय 2 t माइनस 0 माइनस 1/2 ओमेगा साइन ऑफ 2 ओमेगा t और 0 to t। और उसके बाद आपने I नॉट स्क्वायर r डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर t माइनस 0 इज 2, t माइनस 0 इज t, 1 माइनस 2 ओमेगा और अंदर आपने लिख देना है साइन 2 ओमेगा की जगह आप लिख सकते हो 2 पाई अपॉन t इंटू टी और ये 0 to t, क्योंकि आपको पता है ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई अपॉन टी। और उसके बाद आपने बताना है I नॉट स्क्वायर r डिवाइडेड बाय 2 और t माइनस 1/2 ओमेगा, यहाँ पर साइन ऑफ 2 इंटू 2 पाई अपॉन टी मल्टीप्लाई अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट साइन 0 इज 0, तो t से t आप कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी I नॉट स्क्वायर r और t 1 माइनस 2 ओमेगा और साइन 4 पाई माइनस साइन 0 0। आपको पता ही है जब 0 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 0 कितना होता है 0, यहाँ पर आप साइन 0 भी आप लिख सकते हो कि साइन 0 आपको पता है क्या होता है 0, और साइन 0 और इज इक्वल टू साइन 4 पाई 0 आपने लिखना है। और h की जो वैल्यू आ जाएगी I नॉट स्क्वायर r डिवाइडेड बाय 2 और ये t आ जाएगा यहाँ पर। तो आपको पता है कि अब लेट I जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है किसकी, अल्टरनेटिंग करंट की, विच फ्लो थ्रू द कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस R for time t is given by, therefore heat produced in the conductor is given by, heat produced in the conductor is given by I square root mean square 1 and 2। दोनों को क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर
बता देंगे। दिस ये जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी ये किसकी होगी, AC की होगी, विच फ्लो थ्रू द कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस R फॉर टाइम T। कंप्लीट साइकिल की बात आप कर रहे थे वहाँ पर, कंप्लीट साइकिल T। और आपको पता ही है कि हीट की जो वैल्यू होती है वो I² RT, आपने पीछे भी स्टडी किया हुआ है। तो दोनों का कंपैरिजन करेंगे, दोनों का लेफ्ट साइड अगर बराबर है तो राइट साइड भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। RMS RT इज इक्वल टू I0² RT डिवाइडेड बाय 2। तो जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर देंगे और रूट मीन स्क्वायर ये वैल्यू आ जाएगी I0/√2। और इसको जब हमने सॉल्व करना है तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.707 I0। तो जो रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू होगी अल्टरनेटिंग करंट की वो कितनी होगी, 70.7% ऑफ इट्स पीक वैल्यू, इट्स पीक वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू आपके पास ये हो जाएगी 70.7% ऑफ इट्स पीक वैल्यू। स्टूडेंट्स देखो हमने क्या स्टडी किया, आपने मैंने आपको बताया कि जैसे आप कंप्लीट ये आपने एक कंडक्टर लिया है, कंडक्टर को जब हमने AC सोर्स से आपने कनेक्ट किया, तो जब आपने AC सोर्स से इसको कनेक्ट किया तो इसमें जो करंट जो फ्लो करेगा उस करंट की वजह से यहाँ पर हीट जनरेट होगी। तो हीट ड्यू टू अल्टरनेटिंग करंट, जो वैल्यू हीट की यहाँ पर जनरेट होगी, ठीक है, वही डेफिनेशन में आपको ये बताया है। सेम कंडक्टर लेंगे, सेम रेजिस्टेंस लेंगे, तो इसको आपने किससे कनेक्ट किया, अब बैटरी से आप कनेक्ट करोगे क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट करंट फ्लो कर रहा है। तो जब डायरेक्ट करंट फ्लो करेगा तो जितनी हीट अल्टरनेटिंग करंट में फुल साइकिल में जनरेट हुई है, जितनी हीट अल्टरनेटिंग साइकिल में फुल साइकिल में क्या हुई, जनरेट हुई, उतनी ही हीट आपने DC के केस में भी जनरेट करवानी है। तो आप क्या करोगे, करंट को बढ़ाएंगे, जब जितनी हीट अल्टरनेटिंग करंट में फुल साइकिल में यहाँ पर जनरेट हुई है उतनी ही हीट DC के केस में भी देखेंगे कि किस करंट में AC के बराबर क्या हो रही है, हीट क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। तो वो जो उस करंट को आप क्या बोलोगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। देखेंगे कि डायरेक्ट करंट के केस में जब आप करंट को बढ़ाओगे, जितनी हीट फुल साइकिल में AC में जनरेट हुई उतनी ही हीट DC के केस में भी जनरेट होनी चाहिए। तो वो जो करंट होगा उस करंट को आपने बताना है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो ये आपको पता होना चाहिए और बिल्कुल सिंपल है कि आपने कैसे आपने फाइंड आउट करना है यहाँ पर वैल्यू कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है। तो अब आपको पता लग गया है कि जो आपके पास जो वोल्टेज आ रहा है ना, घरों में आने वाला जो वोल्टेज होता है वो RMS ही होता है। तो करंट के बारे में भी आपको पता ही है कि करंट कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। हाँ, तो AC और DC करंट के बारे में भी आपने स्टडी किया है, ठीक है। AC के अंदर जो वोल्टेज और करंट होते हैं वो कभी भी फिक्स नहीं होते हैं, वो वेरी करते रहते हैं, ठीक है। अगर जैसे मैं 220 वोल्ट या 230 वोल्टेज की बात करूं, जो ठीक है हमारे घरों में आने वाला जो वोल्ट है 220 to 230 वोल्टेज जो भी वैल्यू आ रही है, ठीक है, अगर हम उसमें पीक वैल्यू की बात करें कि कितना पीक वैल्यू, तो पीक वैल्यू मैंने बता दिया, ये आपके पास साइकिल है तो ये पीक वैल्यू, तो 310 तक पीक वैल्यू 310 तक वोल्टेज आता है, जो हाईएस्ट जो वैल्यू होती है वोल्टेज की, यहाँ पर पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो अब आप क्या कर सकते हो, आपने देखो बिल्कुल सिंपल है। अगर हमने क्या करना है, RMS से हमने पीक वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, कि अगर आपने RMS से पीक वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कैसे आप फाइंड आउट करोगे। जैसे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू से आपने क्या करना है, पीक वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे। तो अब आपको पता ही है
कि वोल्टेज कितना आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है ना, जैसे 230 वोल्टेज अगर हमारे घर में आ रहा है, तो आपने अभी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आपने फाइंड आउट की है, तो 70.7% है, जैसे 0.707, तो इसको डिवाइड करके हम पीक वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना पीक वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अगर आपने वहाँ पर अगर पीक टू आरएमएस निकालना है, पीक टू आरएमएस वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है, तो वहाँ पर भी आपने क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू जो भी होगी, ठीक है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 0.707 से। तो इसको हम आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको और ज़्यादा इजी हो जाएंगे कि आरएमएस वैल्यू क्या होती है और पीक वैल्यू। अगर आप इससे रिलेटेड अगर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको बिल्कुल इजी हो जाएगा, क्योंकि अब आपको मीन वैल्यू के बारे में पता लग गया और पीक वैल्यू के बारे में भी पता चल गया है। तो इसको आपने अच्छे से इसको आपने रिवाइज करना है। ओके।